डियर लर्नर्स, इस चैनल पर आपका आज पुनः हम स्वागत करते हैं और आज एक ऐसे मूलभूत टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसकी जानकारी रसायन वाले विद्यार्थी को या रसायन जानने वाले को अत्यंत आवश्यक है। और वो हमारा जो टॉपिक है वो है परमाणु द्रव्यमान या भार, जिसे हम परमाणु भार कहते हैं, और आणविक द्रव्यमान या भार। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो ही चीज हमारी एग्जिस्टेंस में है। भले ही इन दोनों का मिला जुला रूप हमें कहीं मिल जाता हो, लेकिन यदि सेपरेट देखें, अलग अलग देखें, तो हमको द्रव्यमान मिलेगा या ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा में ऊर्जा के गुण आप जानते हैं और द्रव्यमान के भी गुण जानते हैं। अब देखिए, जो हमारा मास है जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, वो दो चीजें हैं उसमें। एक वो आयतन घेरता है और उसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान और आयतन दो चीजें मिलेंगी आपको। ऊर्जा में आपको न आयतन मिलता है और ना ही द्रव्यमान मिलता है। ठीक है, महसूस दोनों को कर सकते हैं। तो ये चीज है। अब यहां पर आयतन की हम चर्चा करें तो अलग बात हो, द्रव्यमान की चर्चा करना है हमको। और द्रव्यमान पृथ्वी पर क्योंकि लिया जाता है और उस पर गुरुत्वाकर्षण लगता है, तो सर्वत्र पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण एक जैसा ही है, तो सब जगह उसका द्रव्यमान भी एक जैसा ही है, उसका मास एक जैसा होगा। इसलिए हम ये कह देते हैं कि द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु भार। तो बहुत ज्यादा हम अंतर परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान में नहीं करते। हाँ, यदि यही बात चंद्रमा पर हो तो वहां परमाणु भार और द्रव्यमान बदल जाएगा। कारण क्या है कि वहां गुरुत्वाकर्षण का मान बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बदलने की वजह से उसका भार बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां हम उसको लगभग एक इकाई के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि हम दूसरे ग्रह से पर नहीं जा रहे हैं। और यदि जा रहे हैं तो ये मैं बता दूं कि द्रव्यमान परमाणु भार या कोई भार इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण जी। ठीक है, भार बराबर द्रव्यमान गुणा जी। ये जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब क्योंकि ये पृथ्वी पर सर्वत्र एक जैसा है, तो भार और द्रव्यमान दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं। तो इसलिए कभी परमाणु भार, कभी परमाणु द्रव्यमान, तो ये लगभग पैरेलल एक जैसे शब्द चलते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये एक बात बता दूं कि जैसे परमाणु द्रव्यमान है ना, किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है? अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब बड़ा द्रव्यमान हो दिखाई भी देता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, आयन, ये दिखाई भी नहीं देते, और ना ही इनके लिए कोई हमारे पास भौतिक तुला है ऐसी कि उसको रख करके हम उस पर तोड़ दें। तो सबसे पहले अब आप मूल बात ये है, यहां आ जाइए कि आखिर कहां से हम निर्धारण शुरू करें। तो वैज्ञानिकों ने एक सापेक्ष मान निर्धारित किया, माने एक के सापेक्ष। सापेक्ष आप समझते हैं, जैसे ये है, अब इसको आप न बड़ी कह सकते हैं ना छोटी कह सकते हैं, लेकिन यदि ये रेखा और बना दी जाए तो इसके सापेक्ष ये छोटी होगी। ठीक है, और ये बना दी जाए तो इसके सापेक्ष ये बड़ी होगी।
ठीक है। तो सापेक्ष का मतलब एक दूसरे के साथ उसकी माप निर्धारित कर, किसी दूसरी इकाई को मान करके उसके साथ किसी का मान निर्धारित कर देना, यह सापेक्ष वैल्यू होती है। तो अब क्योंकि परमाणु भार एक सापेक्ष संख्या है, अब इसीलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। मान लीजिए कि किसी का इकाई में ग्राम भार आ गया, फिर उसके नीचे फिर ग्राम भार आ गया, ठीक है। तो या मान लो ए का ग्राम बटे बी का ग्राम, तो ग्राम ग्राम कट जाएंगे, तो ये क्या है, एक अनुपात रह जाएगा केवल, और इसकी कोई इकाई नहीं होगी। तो इसलिए ये एक सापेक्ष वैल्यू है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, और इसकी कोई इकाई नहीं। देखिए समय समय पर सबसे पहले वैज्ञानिकों ने सबसे छोटे परमाणु हाइड्रोजन को इकाई एक मान करके, हालांकि अब उसको नहीं मान्यता दी गई है, ये भी मैं बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में कि क्यों नहीं मान्यता दी। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष सबके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निर्धारित की गई, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को लिया गया, ऑक्सीजन के बाद फिर क्लोरीन को लिया गया, और 1961 में फाइनली कार्बन 12 समस्थानिक के सापेक्ष हमने ये परमाणु भार वैज्ञानिकों ने निर्धारित किए हैं, तो उसके सापेक्ष इसकी वैल्यू निर्धारित है। कार्बन 12 की द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार बराबर हैं, ये भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से बराबर हैं, लगभग पूर्ण संख्या है और जिसका संख्यात्मक मान 12 है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि परमाणु भार आखिर है क्या। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार 12 द्रव्यमान संख्या वाले कार्बन के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी है। 1/12 से कितने गुना भारी है, या परमाणु भार इक्वल टू तत्व के एक परमाणु का औसत भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इंटू 12, ठीक है। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि 12 यदि कार्बन है, और कार्बन का भार कितना है, 12 है, और इसमें 12 का ही हमने गुणा कर दिया है यहाँ पर औसत में, तो 12 से 12 कट जाएगा, मान लीजिए एक इकाई आ जाएगी, ठीक है। तो इस एक इकाई के सापेक्ष ये कितनी बड़ी वैल्यू बनती है, वो यहां हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि औसत भार कैसे निकालते हैं, औसत परमाणु भार कैसे निकालते हैं। तो औसत परमाणु भार, औसत द्रव्यमान बराबर, या औसत तत्व का कैसे निकालते हैं। एक समस्थानिक, मैं नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, एक समस्थानिक का द्रव्यमान गुणा प्रतिशत मात्रा प्लस दूसरे समस्थानिक का मान गुणा प्रतिशत
मात्रा N/100 बटे 100, ये हमारा औसत मान आता है। समझ गए ना, ये हमारा औसत मान आता है। तो इस तरह से हम औसत मान कैलकुलेट कर देते हैं। अब मैं यहाँ आपको एक दो करके दिखाता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए, पहले मैं कार्बन का ही लेता हूं कि कार्बन को ऐसा क्यों माना गया है। तो देखिए, कार्बन के मान लीजिए हमारे पास कार्बन 12 है और कार्बन 13, दो महत्वपूर्ण समस्थानिक हैं। तो कार्बन 12 का जो अनुपात है वो 98.89% होता है। कार्बन 12 कितना है? 98.89% प्रकृति में है, प्रकृति। और कार्बन 13 जो प्रकृति में है वो 1.11%। ठीक है। तो अब इस आधार पर हम कार्बन 12 और कार्बन 13 इन दोनों का निकाल लेते हैं। ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि कार्बन 12 का जो परमाणु भार है, जो मान्यता है, वो 12 मानी गई है। तो कार्बन 12 का तो 12 हो गया। ठीक है। और कार्बन 13 का जो वैल्यू है वो वैल्यू है हमारी 13.00335। ये हमारी वैल्यू है। अब इस आधार पर आप इसका गुणाभाग करेंगे तो 98.89 या यूं करो कि कार्बन का औसत द्रव्यमान बल, ये कितना है? 98.89 इंटू 12 है, सॉरी यहाँ 12 लिखी पहले, 12 है इंटू 98.89 प्लस यहाँ लिखिएगा 13.00335 गुणा 1.11 अपॉन 100। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है इक्वल टू 12.0। जब आप इसे गुणाभाग करेंगे तो इसका मान जो आएगा 12.01115। सो ये नियर अबाउट 12 के है, ये नियर अबाउट किसके है? 12 के बराबर है। तो क्या होगा? इसका कार्बन का परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या। ठीक है। तो ये लगभग बराबर है, इसलिए हमने कार्बन 12 को यहां मान्यता दी गई है। क्योंकि हम नाइट्रोजन को भी ले सकते थे। चलिए अब मैं नाइट्रोजन की भी आपको प्रकृति में स्थिति दिखाता हूं। देखिए नाइट्रोजन की, क्योंकि आपको ये पता है कि अब तक जो हमारे 117-18 तत्व ज्ञात हैं, उन सभी तत्वों के लगभग सभी के कोई न कोई समस्थानिक मौजूद है। तो इसलिए यदि एक समस्थानिक का हम परमाणु भार निर्धारित करते हैं तो वो पूर्ण संख्या आती है, क्योंकि कार्बन 12 के सापेक्ष लेते हैं। लेकिन
अब क्योंकि समस्थानिक हैं तो इसलिए उनके जो परमाणु भार हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं आते, बल्कि भिन्नात्मक संख्या में आते हैं, दशमलव में आते हैं। ठीक है, तो अब मैं कार्बन उसका नाइट्रोजन का करके देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन के हमारे पास जो समस्थानिक हैं वो नाइट्रोजन 14 है और नाइट्रोजन 15 है। अब देखिए नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। प्रकृति में नाइट्रोजन 14 की क्या स्थिति है? नाइट्रोजन 14 प्रकृति में 99.63% पाया जाता है। 99.63% प्रकृति में पाया जाता है। और नाइट्रोजन 15 ये 0.37% पाया जाता है। 0.37% पाया जाता है प्रकृति। ये प्रकृति में इतना पाया जाता है। ठीक है, अब वो नाइट्रोजन 14 का जो परमाणु भार है, नाइट्रोजन 14 का परमाणु भार बराबर ये 14.00307 है। 14.00307। ठीक है, नाइट्रोजन 15 का परमाणु भार ये 15.00015। तो ये इसकी 15 नहीं 1। ठीक है, अब इसी तरह से इसका कैलकुलेशन हम कर देते हैं। देखिए कार्बन 14 का हम करके देखते हैं, नाइट्रोजन 14 का। तो 14.00307 इंटू 99.63 प्लस 15.00011 इंटू 0.37 अपॉन 100। ठीक है, अब ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई, ये वैल्यू कितनी आई? 14.0067। 14.0067 ये वैल्यू। तो इस तरह से हम उसका औसत निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परमाणु भार बराबर। अब देखिए द्रव्यमान अलग चीज हुई, भार अलग चीज। भार लगभग बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ ये अंतर आप समझ लीजिए। तो परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का औसत भार बटे कार्बन के भार है कि एक परमाणु का भार इंटू 12। या फिर हम इस परमाणु भार को इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 के 12वें भाग से कितने गुना भारी है उसका परमाणु भार कहलाता है। किसी तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 के 12वें भाग से कितने गुना भारी है वह उसका परमाणु भार कहलाता है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि परमाणु भार क्या चीज है। अब मैं थोड़ी सी एक बात और आपको बता दूं कि कार्बन 12 के परमाणु भार जो एक भाग है उसको हम क्या कहते हैं? एएमयू कहते हैं। ठीक है, कार्बन 12 के जो द्रव्यमान है उसके 12वें भाग, कार्बन 12 के द्रव्यमान जिसका मान कितना है? 12 है कि 12वें भाग का मान कितना है? 1 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। अब ये बराबर है
ये कितना है हमारा 1.6605 1.6605 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ठीक है, ये कितना है ग्राम में? यदि इसको हम लें तो 1.6605 गुणा 10⁻⁴ ग्राम। ठीक है, और हाइड्रोजन का, ये तो हुआ कार्बन का, अब हाइड्रोजन का जन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ये बराबर कितना है? ये है हमारा 1.6736 1.6736 गुणा 10⁻⁻⁴ ग्राम। ये हमारा किसका है? ये हमारा है हाइड्रोजन की परमाणु का। तो एएमयू के पदों में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? एएमयू के पदों में, ये हमने एएमयू में नापा है ना, समझ लीजिए। कार्बन 12 के द्रव्यमान 12 के 12वें भाग का मान बराबर 1 एएमयू, ये माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो 1 एएमयू का मान कितना है? 1.66056 गुणा 10⁻⁻⁴ ग्राम। ठीक है, अब हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ? 1.6736 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो अब इसका मान हम यदि एएमयू में निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें कि इसका भाग इसमें दे दें। तो हाइड्रोजन का एएमयू में मान बराबर 1.6736 गुणा 10⁻⁻⁴ अपॉन 1.66056 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो देखिए ये तो इसका कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसका भाग इसमें देना, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 1.0078 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट निकल करके आती है। तो ये हाइड्रोजन का क्या हुआ? परमाणु भार हुआ 1.0078 एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट। देखिए आजकल इस एटॉमिक मास यूनिट को हम केवल यू से प्रदर्शित करते हैं, केवल यू से, माने एएमयू की जगह पर आज केवल यू को लिखा जाता है। ये आप बात समझ लीजिए। और ये हमारा यू का मतलब है यूनिफाइड मास, एकीकृत मास। यू का मतलब है यूनिफाइड मास या एकीकृत मास। ठीक है, या यूनिफाइड मास, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। यूनिफाइड मास। ठीक है, इसे आप ऐसे कह सकते हैं। यूनिफाइड मास। ठीक है, ये है एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का मतलब है, यही लिख देता हूं, एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ गया आपके? तो इसे हम कहते हैं एकीकृत मास।
अब औसत परमाणु नाश्ता हो गया, ये आपकी बात, एएमयू क्या होता है, ये क्या होता है, समझ में आ गया ना। अब बात आती है अणुभार की। देखिए अब अणुभार क्या है, यद्यपि मैं आपको बता दूं कि ये जो अनुपात हम निकालते हैं, ये अनुपात आधुनिक रूप में हम स्पेक्ट्रोमीटर से निकालते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोमेट्री जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकालते हैं। किससे? मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर से इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है हमारी आणविक। देखिए आणविक द्रव्यमान, क्योंकि ये भी बहुत हल्का है आणविक द्रव्यमान, तो यहां मैं आपको ये बता दूं कि आणविक द्रव्यमान को इस तरह से भी निर्धारित कर देते हैं और परमाणु भार के द्वारा भी निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम निर्धारित कर रहे हैं तो उसका परिभाषा तो वही रहेगी कि किसी तत्व या यौगिक का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का यौगिक के एक अणु का औसत भार 12 द्रव्यमान संख्या वाले कार्बन के एक परमाणु के कितने गुना भारी है, या अणुभार बराबर यौगिक के एक अणु का औसत भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इंटू 12। तो हम ये परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन ये परिभाषा अणु के लिए भी है। अब मान लीजिए कोई किसी का अणुभार नहीं है तो उसका सूत्रभार होगा। अब सूत्रभार कैसे? अब जैसे मान लीजिए H2O है, तो ये क्या है? अणु है। लेकिन NaCl को आप ले लेते हैं तो ये अणु नहीं है, अणु नहीं है। तो क्या है ये देखिए Na+ और Cl- का मिला हुआ आकर्षण है। यहां Na+ आयन है और Cl- आयन है। 6 Cl- आयनों से Na घिरा हुआ है, इसी तरह से एक Cl 6 Na+ से घिरा हुआ है। तो अब इसको हम अणुभार नहीं कह सकते, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सूत्रभार। ठीक है, अब जब हम किसी का सूत्रभार यहां परिभाषित करेंगे तो यहां अणुभार की जगह पर हम लिख देंगे सूत्रभार बराबर यौगिक के एक सूत्र का औसत भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इंटू 12। और यदि किसी आयन के, अब जैसे मान लीजिए SO4- आयन है, क्योंकि ये भी बहुत हल्का होता है, तो इसका भी यदि हम भार ज्ञात करेंगे तो यहां करेंगे आयन का भार बराबर यौगिक आयन के एक आयन का औसत भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इंटू 12। तो वो सभी इस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं और हम उसको स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा भी निकाल सकते हैं और कार्बन 12 के द्वारा, कार्बन 12 के 12वें भाग से भी इसकी परिभाषा कर सकते हैं। तो अणुभार क्या हुआ? किसी यौगिक का अणुभार कार्बन 12 के 12वें भाग से कितने गुना है वह उसका अणुभार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा यदि हमको परमाणु भार मालूम है तो हम उसका अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए H2O है, तो इसमें 2 परमाणु तो हाइड्रोजन के हैं, एक परमाणु ऑक्सीजन का है। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 1 इंटू 1। अब इसका जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 18। तो इस H2O का अणुभार कितना हो गया? 18। इसी तरह से यहां पर हम सूत्रभार भी निकाल सकते हैं। NaCl का ये तो अणुभार हुआ, अणुभार। अब NaCl का सूत्रभार कितना हुआ? 23 Na का प्लस 35.5
5 इक्वल टू 5 8 ठीक है, ये हमारा NaCl का हो गया। अब इसी तरह से सूत्र बाहर निकल आया है तो हम किसी का परमाणु उसका आयन का भार भी निकाल सकते हैं। अब जैसे SO4 माइनस है तो इसमें क्या है, S का 32 प्लस 16 इंटू 4 बराबर 32 प्लस 96, इसका आ गया आयन का भार हो गया। तो इस तरह से हम किसी परमाणु का यदि हमको भार मालूम है तो वो हम अणु भार, आयन भार, सूत्र भार सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वास्तव में जो भार निर्धारण है वो किसका है, परमाणु का है, और जो कार्बन 12 के सापेक्ष नापा गया है। आजकल इसको हम स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा नापते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से परमाणु भार आपकी बात समझ में आ गई होगी कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। ये बड़ी ही इनिशियल बात है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान संख्या कार्बन 12 के 12वें भाग के सापेक्ष नापी गई है। ठीक है, तो ये परिभाषा आप देख लीजिएगा। औसत भार निकालना चाहते हैं तो ये मैंने सूत्र लिख दिए हैं, इनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। शेष बात ये लिखनी है। तो मेरे ख्याल से परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बारे में आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब वो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।